Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 8.4 कल्चरल डेवलपमेंट्स, सांस्कृतिक विकास. The new regional kingdoms led to the emergence of new regional cultural zones such as Bengal and Orissa in the North Gujarat and Maharashtra in central India, as well as Andhra, Karnataka and Tamil Nadu in the south. नई क्षेत्रीय शक्तियों के आने से नए राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्रों का उदय हुआ, जैसे उत्तरी गुजरात में बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत में महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत में आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु. The various art forms and languages, literature, etc. that form an important part of our regional culture today took their shape around this period. हमारे वर्तमान कला, साहित्य, भाषाओं के रूप में की नींव उसी युग में पड़ी. Most of the languages such as Bengali, Assamese, Odia, Marathi, etc. that are spoken in the northern, central and eastern part of India are some examples. बंगाली, असमिया जिसको हम लोग असमीज कहते हैं, उड़िया तथा मराठी इत्यादि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्वी भाग में बोले जाने वाली भाषाएं इसका उदाहरण है. The rich literature produced in these languages began to replace the earlier monopoly of Sanskrit literature. अब देखिए, इन भाषाओं में रचे गए साहित्य ने संस्कृत के एकाधिकार को समाप्त किया. एकाधिकार मतलब क्या होता है? पहले देखिए क्या था कि सिर्फ संस्कृत सबसे ऊपर माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ. The literary works in the regional languages were often composed under the patronage of the new regional rulers. नए क्षेत्रीय शासकों, रूलर्स के संरक्षण के कारण ही स्थानीय भाषाओं में विविध साहित्य का सृजन हो सका. आगे देखिए, A famous work composed in the regional language around this time under the Cholas was the Tamil version of Ramayana composed by Kamban. इस काल की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं की रचना चोल शासकों के शासनकाल में कदम्ब द्वारा रचित तमिल में रामायण रही. Similarly, in Karnataka, Pampa, who is regarded as one of the jewels of Kannada literature, composed Vikrama Arjun Vijay, known properly as Pampa Bharat in Kannada. अब देखिए, इसी प्रकार कर्नाटक क्षेत्र में पंपा, जिसे कन्नड़ साहित्य के महत्वपूर्ण रत्नों में से एक माना जाता है, ने पंपा भारत के नाम से प्रचलित विक्रमा अर्जुन विजय की रचना की. इन आंध्र रीजन, ननिया translated some portion of Mahabharata in Telugu. It was later completed by poet Tikkana in the 13th century. इसी प्रकार आंध्र क्षेत्र में ननिया ने महाभारत के कुछ अंशों का अनुवाद तेलुगु में किया. अनुवाद करना मतलब ट्रांसलेट करना, जिसे कवि तिक्कना ने 13वीं शताब्दी में पूरा किया. However, Sanskrit still retained a position of importance among the elites as a language of learning. तथापि संस्कृत की महत्ता विद्वानों में ज्ञान की भाषा के रूप में बनी रही. Important works composed in Sanskrit around this period were Katha Sarita Sagar, a collection of stories, the Raj Tarangini, a vivid account of the kings of Kashmir composed by Kalhan, and the Gita Govinda, a piece of devotional literature. अब देखिए यहाँ पे ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज किसका है? ये इमेज है नटराज का.
ठीक है, आगे देखिए, कंपोज्ड ऑन थीम ऑफ लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा बाय जयदेव इन बंगाल अंडर द पाल किंग्स। अब देखिए, बोल रहा है संस्कृत में लिखी गई इस काल की प्रमुख रचनाएं थीं कथा संग्रह, कथा सरिता सागर, कश्मीर के विभिन्न शासकों का विवरण प्रस्तुत करने वाली कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी तथा पाल शासकों के काल में बंगाल के कवि जयदेव द्वारा रचित गीता गोविंदम, जिसमें राधा और कृष्णा के प्यार के बारे में बताया गया। Another activity that received royal patronage was that of temple building. The temples served as representative of the might and glory of the kings who had them built. अब देखिए, राज संरक्षण प्राप्त करने वाली अन्य गतिविधि थी मंदिर निर्माण। इन मंदिरों का निर्माण करवाने वाले शासकों ने गौरव तथा शक्ति को दर्शाया। The loftier the temple, the greater was the might reflected. Indeed, there was a definite correlation. जितना भव्य मंदिर उतना ही शक्तिशाली उसका निर्माण करवाने वाला माना जाता था। यकीनन इसमें संबंध था। The construction of large temples and their regular maintenance required the mobilization of huge amount of resources, both financial and human. This could be possible only when the particular king was wealthy and powerful enough. यकीनन इनमें जो संबंध था, अब आगे देखिए, मंदिर निर्माण तथा उनके नियमित रख रखाव में बड़ी मात्रा में मानव और वित्तीय संसाधन, पैसों की आवश्यकताएं पड़ती होंगी। यह तभी संभव था जब राजा धनी हो तथा शक्तिशाली हो। The three types of temple architecture which evolved during the period are known as Nagar, Dravid and Vesara mixed styles during this period. इस काल के दौरान जो 3 मंदिर निर्मित हुए, उन मंदिरों की स्थापत्य कला में हम 3 श्रेणियों का उदय पाते हैं, जिन्हें नागर, द्रविड़ तथा वेसर मिश्रित के नाम से जाना जाता है। The characteristic feature of the Nagara style of temples was the lofty tower or spire called the शिखारा। अब देखिए, नागर शैली की प्रमुख विशेषता विशाल मीनारों का निर्माण था, ठीक है, जिनको शिकारा कहा जाता था। Temples built in this style were spread over large parts of northern India, particularly in central India, Gujarat, Rajasthan and Orissa. इस शैली में निर्मित मंदिर उत्तर भारत के बहुत सारे अलग अलग भूभाग में फैले हैं, विशेषकर मध्य भारत, गुजरात तथा उड़ीसा में। However, even within the general Nagar style, there were distinctive regional characteristics. हालांकि प्रचलित नागर शैली में भी क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय विशेषताएं थी। Some of the outstanding examples of this are the Lingaraj temple at Bhubaneswar, the Sun temple at Konark, and the Kandaria Mahadeva temple built by the Chandela kings at Khajuraho. इस शैली में प्रमुख मंदिर में भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, उसके बाद कोणार्क में सूर्य मंदिर और आपका कंदरिया महादेवा मंदिर रहा, जो कि खुजराहो में बनाया गया था चंदेला राजाओं द्वारा। The Dravid style of architecture is found in South India. दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली विकसित हुई। It reached the heights of its glory under the Chola kings. चोल शासन काल में यह अपने गौरव के उच्चतम स्तर पर था।
Some of the important characteristics of this style are the Garbhagriha, the Vimanas, the Mandap and the Gopurams. अब देखिए, इस शैली की प्रमुख विशेषता थी गर्भगृह, विमान, मंडप, गोपुरम का निर्माण. आगे देखिए. The Garbhagriha was the inner sanctum that housed the chief deity to whom the temple was dedicated. गर्भगृह से तात्पर्य था मुख्य देव का स्थल, जहाँ पे जिस भगवान की मंदिर थी बनाई गई थी उनको रखा जाता था, उनकी मूर्ति रखी जाती थी. The Vimanas were the various stories built atop the गर्भगृह. गर्भगृह के ऊपर बनी इमारतों को विमान कहा गया. The mandap was a hall with numerous carved pillars placed before the गर्भगृह. अब देखिए, मंडप अंकित स्तंभों का विशाल भवन था जो गर्भगृह के सम्मुख बनाया जाता था. The gopurams were the lofty gates along the high walls that enclosed the entire temple complex. देखिए, मंदिर क्षेत्र के चारों ओर बने भव्य बड़े दरवाजों को गोपुरम कहा गया. An important example of this style is the Brihadishwara temple built by Chola king Raja at Tanjore. इस शैली का सबसे प्रमुख मंदिर चोल शासक राजा द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है. The Visara temples represented a mixed style. अब देखिए, विसारा मंदिर मिश्रित पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हैं. These were mostly built under the patronage of Chalukya and are found at Pattadakal near Badami, Karnataka. ये चालुक्य शासकों के संरक्षण में बनाया गया था तथा बदामी, कर्नाटका के निकट पट्टकल में पाए गए. There was also great improvement in the art of the making sculpture in this period. An important contribution of Chola artists in this respect was the bronze image of Nataraj. These images represent Shiva in his cosmic dance and are unmatched in their rhythm and balance. मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में भी इस युग ने नई ऊंचाइयों को छुआ. चोल कलाकारों द्वारा तांबे की बनी नटराज की मूर्ति इस युग की अनमोल देन है. इन मूर्तियों में शिव को नाचते हुए नृत्य करने की भंगिमा में दर्शाया है, जो कि अपनी धुन तथा संतुलन में अतुलनीय है.